चलो भाई, ओब्लिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, कोर थ्योरी तो हमने देख ली है और उसके दो एग्जांपल्स, मतलब बेसिकली दो एग्जांपल्स के थ्रू जो हमने कोर थ्योरी देखी है, उससे मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको सारे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे इस तरह के। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि क्वेश्चंस और जल्दी कैसे बन जाएंगे। देखो, हमने जो थ्योरी देखी है वो ऑलरेडी शॉर्ट वर्जन है, उसमें ऑलरेडी एक शॉर्टकट है बहुत अच्छा, जिससे आपका काम वैसे ही काफी हद तक शॉर्टन हो जाएगा। लेकिन अब शॉर्टकट के ऊपर भी अगर और शॉर्टकट मिल जाए तो फिर मजा ही क्या है, और वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। देखो, हमने ये देखा था कि एसेंशियली हमारी टेक्निक एक 2D कोलिजन को 1D कोलिजन में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे हम उसी आर्गुमेंट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, बिकॉज याद करो हमने 1D कोलिजन के लिए 2-3 शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, इस तरह के रिजल्ट्स देखे थे। अब उन्हीं को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है, उन्हीं को मैं 2D के अंदर आपको लगा के दिखा दूंगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नथिंग ग्रेट। ये आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, एक बार टीचर थोड़ा सा आपको वो रिजल्ट दोबारा बता देता है, करके दिखा देता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता है, थोड़ा कॉन्फर्मेशन और हो जाता है कि हाँ भाई, इसको 2D में भी कर सकते हैं। तो देखो, सी सबसे पहली चीज, सबसे पहले आप देखो कि हमने 1 डायमेंशनल कोलिजन में देखा था कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और इनके मासेस भी इक्वल है, तो हमने देखा था कि इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं आफ्टर अ 1 डायमेंशनल कोलिजन। अगर 2 डायमेंशनल कोलिजन में ये सेम कंडीशन दी है तो बिल्कुल सेम रिजल्ट लगेगा, बस हल्के से मॉडिफिकेशन के साथ। वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं होंगी, वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, और वेलोसिटी के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो तो हमें निकालने ही नहीं पड़ते, वो तो एज इट इज रहते हैं, तो वो एज इट इज रहेंगे एज फार एज ओब्लिक कोलिजन इज कंसर्न्ड। और इसमें भी ये ऑलरेडी काफी स्पेशल केस है। मैं एक और स्पेशल केस बना देता हूं कि अगर मान लो सपोज दोनों में से एक पार्टिकल इनिशियली स्टेशनरी था। सी मान लो सपोज ब्लू वाली जो बॉल है वो इनिशियली स्टेशनरी थी, रेड वाली बॉल आती है, किसी भी एंगल पे आके इसको हिट करती है, बस कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक और मासेस आइडेंटिकल होने चाहिए, ये कंडीशन। और ऑफ कोर्स फ्रिक्शनलेस तो है ही, वो तो हमने मान ही रखा है। अगर रेड वाली बॉल स्टेशनरी ब्लू वाली बॉल को आके हिट करती है, तो अब आप देखो कि मान लेते हैं सपोज ये जो एंगल ऑफ कोलिजन है ये मान लेते हैं लेट अस से थीटा है, और यहां पे इनिशियल स्पीड पार्टिकल की मान लो अपने u थी। तो यू नो वेरी वेल कि हमारी टेक्निक ये है कि u cos थीटा u sin थीटा में वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। u sin थीटा वही रहने वाला है, और u cos थीटा का यूज पूरे के पूरे कोलिजन के अंदर होगा। और हमें मालूम है कि अगर E इक्वल टू 1 है, मासेस इक्वल है, तो वेलोसिटी के जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स यू विल सी कि ब्लू का 0 रेड को मिल जाएगा, और रेड का u cos थीटा ब्लू को मिल जाएगा। वेरी इजी। तो यू कैन सी टक्कर के बाद अगर आप देखोगे तो रेड की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट 0 है और ये वाला u sin थीटा ही रहेगा। तो दैट मींस रेड पूरी तरीके से u sin थीटा के डायरेक्शन में जाएगा, और ब्लू वाले का ये वाला कोई वेलोसिटी तो था ही नहीं पहले और मिलेगा भी नहीं, लेकिन ये वाला u cos थीटा इसको मिल जाएगा। तो ब्लू वाला इस तरह से जाएगा। मतलब एक छोटा सा पॉइंट आप और देख सकते हो दैट व्हाटएवर बी दिस एंगल थीटा, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद 100% एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ये बात है। बट ये भी ध्यान से देखना कि ये बहुत 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 स्पेशल केस है, बिकॉज मासेस भी इक्वल मान लिए, ई की वैल्यू भी 1 मान ली, उसके साथ साथ ये इनिशियली स्टेशनरी था, ये सब भी मान लिया है। तो एक बहुत ही पर्टिकुलर केस में ऐसा होगा कि ये और ये एक दूसरे के राइट एंगल पे जाएंगे। लेकिन जो हमारे लिए एक पर्टिकुलर केस होता है वो अगर आप देखोगे तो बिलियर्ड्स प्लेयर्स की पूरी जिंदगी होती है, बिकॉज बिलियर्ड्स बॉल अगर आप देखो तो सब आइडेंटिकल होती है, और सिस्टम इतना बढ़िया अच्छा बना होता है कि कोलिजन्स नियरली परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो और बिलियर्ड्स बॉल में भी अगर आप देखो तो एक बॉल से आप दूसरी बॉल को जब हिट करते हो तो एक बॉल आती है और दूसरी बॉल हमेशा स्टेशनरी रहती है। बिलियर्ड्स इज नॉट अबाउट कि तूने एक बॉल फेंकी, मैंने एक बॉल फेंकी और वो टकरा के कैसे जाएंगी। एक स्टेशनरी बॉल को आपको हमेशा हिट करना होता है आइडेंटिकल बॉल से, एंड द कोलिजन्स आर नियरली इलास्टिक। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसी भी बिलियर्ड्स प्लेयर से अगर आप देखो तो वो आपको बिल्कुल बताएगा कि हाँ बेटा ये होता है। उसको हो सकता है कि ये थ्योरी नहीं मालूम हो, पर उसके एक्सपीरियंस से उसे मालूम होगा कि जिस बॉल से मैं हिट करता हूं वो बॉल और टारगेट वाली बॉल लगभग परपेंडिकुलर जाती है, और उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि अगर मान लो सपोज मेरे को एक के बाद एक कई राउंड्स लेने हैं, तो अगर मैं इस बॉल को हिट करूंगा तो ये इधर जाएगी, ये वाली बॉल जो है ये होल में जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाली बॉल फिर किधर जाएगी, क्योंकि इसकी जो नई पोजीशन होगी उससे फिर आगे का गेम डिसाइड होगा। तो वो ये सारे मेंटली कैलकुलेशन करके उस हिसाब से खेलते हैं। तो ये एक छोटा सा 90 डिग्री वाला रिजल्ट याद रखना। और बाकी ये जनरल ध्यान रखना कि अगर मान लो ये स्टेशनरी नहीं है तो ये रिजल्ट उस केस में जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट चले, लेकिन उस केस में भी ये जरूर चलेगा कि इनकी वेलोसिटी के ये वाले कंपोनेंट डेफिनेटली एक्सचेंज हो जाएंगे। ये रिजल्ट आपका तब भी चलने वाला है। तो ये एक छोटी सी बात है ओब्लिक कोलिजन की। और देखो जनरल थ्योरी तो वही है, बस ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो वन डायमेंशन से उठा के हम टू डायमेंशन के अंदर फिट करते जा रहे हैं। और याद करो हमने वहां पे एक मोमेंटम ट्रांसफर की भी बात देखी थी। हमने देखा था कि अगर दो पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो इनके बीच में जो मोमेंटम एक्सचेंज होता है या इंपल्स एक्सचेंज होता है उसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था, म्यू मल्टीप्लाइड बाय यू रिलेटिव इनटू 1 प्लस ई। अब यहां पे भी डिट्टो सेम रिजल्ट लगेगा, बस आपको यू रिलेटिव की जगह ध्यान रखना होगा कि वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट लेने हैं दोनों पहले, और इन नॉर्मल कंपोनेंट्स का आपको रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर डालना है, वैल्यू डालनी है। जैसे इस फिगर के अंदर अगर आप देखो, इस वाली फिगर के अंदर, तो इस वाली फिगर के अंदर यू विल सी कि u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 ये करोगे अगर, तो ये जो चीज है ये आपका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, ये आपका वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट है, दोनों अलग अलग, और इसका रिलेटिव है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि बताओ ये वाली फिगर है, इस कोलिजन के अंदर कितना मोमेंटम एक्सचेंज होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप रिड्यूस मास निकालो, यू रिलेटिव की जगह ये पूरा का पूरा चीज डाल दो और 1 प्लस ई आप और मल्टीप्लाई कर दो, आपको बिल्कुल आराम से मोमेंटम एक्सचेंज कितना हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। वेरी इजी। और आगे देखो इसी तरीके से आप देख लो हीट जनरेटेड का भी अपने पास बढ़िया सा रिजल्ट होता था, वो रिजल्ट भी आपका यहाँ पे बिंदास लग जाएगा। और ये रिजल्ट तो मैं पहले भी इसकी बड़ी तारीफ कर चुका हूं, अभी भी मैं और तारीफ करने वाला हूं, बिकॉज टू डायमेंशनल कोलिजन में भी अगर हीट जनरेटेड पूछ लिया जाए, जी टू डायमेंशनल कोलिजन वैसे ही थोड़े लेंदी माने जाते हैं, उसमें भी अगर हीट जनरेटेड पूछते तो ये और लगता है कि और लेंदी हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चीज की हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वी स्क्वायर का अगर टू डायमेंशनल केस है तो इसका मतलब होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब आप खुद ही देखो कि हम एक्स डायरेक्शन में अगर नॉर्मल लेते हैं तो हमें पता है कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी अनचेंज रहता है। तो देयरफॉर जब आप हीट जनरेटेड निकालोगे, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लेने की कोशिश करोगे जब, तो यू कैन सी कि ये वी वाई स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है, वी वाई स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर जो है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएंगे। तो देयरफॉर टू डायमेंशनल है जरूर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालते टाइम वी वाई स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा अल्टीमेटली वो वन डायमेंशनल वाला रिजल्ट ही। बस ये ध्यान रखना कि उसी फॉर्मूले के अंदर आपको वही छोटी सी चीज करनी है, एन जो लिखा है यहां पे, कि यू रिलेटिव स्क्वायर पूरा ब्लाइंडली नहीं डाल देना है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है उनका एक आपको रिलेटिव लेके उसको आपको यहां पे डालना होगा। जैसे अगेन इस वाली प्रॉब्लम में अगर आप देखो जो फिगर अपने सामने बनी हुई है, तो आपको ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसकी जगह आपको क्या डालना होगा, आपको डालना होगा u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। ये जो चीज है, ये चीज आपको डालनी होगी इस वाली क्वांटिटी की जगह, बेसिकली ये करना है आपको। सो दैट्स नियरली द थिंग। तो ये दो तीन शॉर्टकट्स है पुराने जो अपने को वन डायमेंशनल कोलिजन के अंदर पता थे, हमने उन्हीं को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करके टू डायमेंशनल कोलिजन के अंदर फिट कर दिया है। लेकिन ये काम बहुत आते हैं, बिकॉज खासकर अगर हीट वीट जनरेटेड का रिजल्ट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें अगर आप बेसिक से निकालने लग जाते हो तो यार गड़बड़ी हो जाएगी बिल्कुल, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये टेक्निक्स अगर आपको 2D में फिट करनी आती है, देन द लाइफ विल बी वेरी 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 नाइस एंड इजी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। और आगे चलते हैं। इसके बाद अब थोड़े से जनरल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम दो से ज्यादा पार्टिकल्स लेके चलेंगे। सी अब टू बॉडी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, बिकॉज मैंने तो आपको दो एग्जांपल्स करके दिखाए हैं, बट अब इसके बाद क्वेश्चन बैंक से आपको कई सारे क्वेश्चंस 2D के प्रैक्टिस करने होंगे। तो क्वेश्चन बैंक में फिल्टर करके आप 2D वाले 2D कोलिजन के, ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस निकाल लो, और उन ओब्लिक कोलिजन्स में जो टू पार्टिकल वाले क्वेश्चंस है वो दो चार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सारा का सारा मामला फिट हो जाएगा। और उसके बाद
फिर यहां से चालू करना जहां से मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बिकॉज अब मैं आपको एक और ऊपर सीढ़ी लेके चलने वाला हूं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर दो नहीं मल्टीपल पार्टिकल्स हो तो उस केस में क्या किया जाता है, कैसे काम होता है। लेट अस हैव अ लुक एट दैट, और इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखने वाले हैं। सी, वन बैड थिंग अबाउट दिस इज कि इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टमैटिक वो नहीं है कि बस आप ये 4 स्टेप लगाओगे तो हमेशा यही करना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो कोर प्रिंसिपल्स है वो वही रहेंगे कि आप इसमें ई वाली इक्वेशन लगाओगे, चाहिए तो आप इसमें अगर पॉसिबल है तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। उससे काम नहीं हो रहा है तो आपने जैसा हमने क्वेश्चन में इंपल्स का यूज किया था वैसे आप इंपल्स का यूज कर लो। ये 2-3 आइडियाज में से कुछ आइडियाज को यूज करके आपका हमेशा काम हो जाएगा। तो देखते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम आप देख लो स्क्रीन पे आपके सामने है। 2 सिंपल पेंडुलम्स है इस तरीके से, इनके अंदर मैंने 2 बॉल्स स्फीयर्स जो है वो लटका रखे हैं इस तरीके से, और एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर है। तीनों का मास m है, तीनों का रेडियस r है, तीनों आइडेंटिकल है। ऊपर से मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, तो ये ड्रॉप करने के बाद नीचे 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 आएगा न्यूटन के सेब की तरह, और नीचे आते आते यू कैन इजीली सी कि साइमल्टेनियसली ये दोनों पार्टिकल्स से टकरा जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों से टकराएगा। अगर ऐसा होता कि पहले एक से टकराता फिर दूसरे से टकराता तो फिर वो 2D कोलिजन की 2 प्रॉब्लम्स अलग अलग हो जाती। और उसमें भी लेकिन प्रॉब्लम ये कि थ्रेड है यहाँ पे, तो थ्रेड भी अपनी इंपल्स लगाएगा, बड़े कॉम्प्लिकेशंस है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड 2 पार्टिकल कोलिजन का सिस्टम है, आइडिया है, वो तो नहीं चलेगा। हाँ, 3 पार्टिकल वाला जो केस है, मतलब 3 पार्टिकल या मल्टीपल पार्टिकल का जो केस है, जो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, वो आपके सारे आइडियाज यहाँ पे भी देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं, मान लो मैं थोड़ा सा डेटा दे देता हूं आपको। इनफैक्ट डेटा मैंने ऊपर दिया ही हुआ है कि जो ऊपर वाली बॉल है ये नीचे वाली दोनों बॉल्स को हिट करती है विद स्पीड u, और ये भी दिया है कि सारी बॉल्स आइडेंटिकल है, और e आपको दिया है 0.5। अब चलो आगे देखते हैं कि क्या करेंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर दोज ऑफ यू हु आर अ लिटिल बिट मोर एडवेंचरस कैन पॉज द वीडियो नाउ और अपने एडवेंचर पे निकल जाओ, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को आप टैकल करके देख लो। अगर बन जाता है तो बहुत ही अमेजिंग बात है, बिकॉज नॉर्मली इस क्वेश्चन को एकदम से स्टूडेंट्स खुद से नहीं बना पाते हैं। हाँ, 1-2 एग्जांपल्स ले लूंगा तो फिर आपको बनने लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर खुद से बना लेते तो फिर यार अमेजिंग ही बात है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तो एटलीस्ट बनता है मेरे लिए, सॉल्व करके बताना डेफिनेटली बनता है। तो लेट मी गो अहेड विद द सॉल्यूशन नाउ। सी, देखो मैंने आपको ये फिगर जो दी है इसके अंदर आप देख लो, मैंने आपको वो सिचुएशन दिखाई है, बिल्कुल वो इंस्टेंट दिखाया है जिस इंस्टेंट पे इन तीनों बॉल्स का कोलिजन होता है। लेट मी मार्क अ फ्यू थिंग्स हियर। सी, टक्कर के जस्ट पहले जो ऊपर वाला पार्टिकल है, स्फीयर है, इसकी स्पीड आपको दी थी u, तो ये u में लिख देता हूं। और उसके बाद कोलिजन जो होगा उसमें आप देख लो दोनों पार्टिकल्स के से साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा, और कोलिजन के जस्ट बाद अगर आप देखो तो ये ब्लू वाली बॉल राइट साइड में कुछ वेलोसिटी पकड़ लेगी v, ये लेफ्ट साइड में सेम वेलोसिटी पकड़ लेगी v, बिकॉज प्रॉब्लम इज सिमेट्रिक, तो जो राइट में होगा वही लेफ्ट में भी होगा। तो ये दोनों अपना कुछ स्पीड पकड़ लेंगे v और v, इनफैक्ट v नहीं बोलते, चलो v1 बोल देते हैं। और ये जो अपना पार्टिकल ऊपर से गिरा था, ये अगर इन दोनों को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इस बेचारे को कुछ तो वेलोसिटी कम होगा। तो मान लेते हैं कि टक्कर के बाद अपने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, लेट मी डिनोट इट बाय रेड कलर नाउ, अपने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और ये डिनोट कर देता हूं मैं v2 से। सो लुक केयरफुली, टक्कर के पहले अपने पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, टक्कर के बाद v2 हो गई है। v2 कैन बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, पॉसिबल है, लेकिन वो तो अपने आप आ जाएगा। और टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि थ्रेड से, सी नोट केयरफुली कि थ्रेड से बंधे हुए हैं दोनों पार्टिकल्स। तो ये थ्रेड से बंधे होने के कारण ये पेंडुलम की तरह स्विंग ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो दैट मीन्स टक्कर के जस्ट बाद इनकी वेलोसिटी ऐसे ही हो सकती है, इट कैन नॉट हैव अ वाई डायरेक्शन कंपोनेंट, अदरवाइज द थ्रेड विल ब्रेक। तो देयरफॉर ये है आपकी सिचुएशन। प्रॉब्लम देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन सबसे पहली चीज आप नोट करो कि ये वेरिएबल्स मार्क करने के बाद आप देखोगे कि ये खाली 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है। एक अननोन है v1 और दूसरा अननोन है v2। अब यार अगर 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है तो उतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज और हो, लेकिन लेंदी तो डेफिनेटली नहीं लग रही है प्रॉब्लम। तो लेट अस सी क्या करेंगे, देखते हैं। हमारे पहले जो आइडियाज है उनको थोड़ा सा एक बार माइंड में घुमा लेते हैं। हमारे अब तक मेन आइडियाज रहे हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ई, इनको पहले लगा के देखते हैं। अगर मैं मान लो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूं, पहली चीज
वाई डायरेक्शन में क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। इसलिए नहीं कंजर्व होगा कि वाई डायरेक्शन में mg लग रहा है। mg तो अगर आप देखोगे तो कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद के बीच में जो जरा सा टाइम इंटरवल होता है, उस जरा से टाइम में अगर आप देखोगे तो mg की जो इंपल्स होगी वो जरा सी इंपल्स भी होगी, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, हर बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाई डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखो तो ये थ्रेड बड़े बड़े टेंशन के फोर्स लगाएंगे। थ्रेड अगर आप देखो, थ्रेड का टेंशन एक सडन जर्क टाइप का, इंपल्सिव टाइप का फोर्स लगा सकता है, और वो फोर्स स्मॉल नहीं होगा। तो देयरफॉर ये थ्रेड के इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से अगर आप देखोगे तो वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और वो वैसे भी नहीं होगा, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर आप कंजर्व करने की कोशिश करते हो, मान लो, तो आपके पास देख लो ये दोनों तो वाई में जा ही नहीं रहे, तो वाई डायरेक्शन में खाली ऑरेंज वाली बॉल का मोशन है। अगर आप गलती से लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करते हो तो mv2 इक्वल टू mu आ जाएगा, विच मींस v2 इक्वल टू u, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी। तो देयरफॉर किसी भी तरह से देख लो, वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने की कोई सेंस नहीं बनती है। एक्स डायरेक्शन में जरूर कंजर्व होगा, लेकिन वो हम ऑलरेडी कंजर्व कर ही चुके हैं इनडायरेक्टली बाय सिमेट्री, बिकॉज आप देख लो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज 0, और फाइनली मैंने इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट कर दिया बाय सिमेट्री, तो लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल कंजर्व हो रहा है, लेकिन उससे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज वो हम ऑलरेडी एज्यूम ही कर चुके हैं। तो देयरफॉर यार ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब हमारा जो ब्रह्मास्त्र था वो तो खाली चला गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो यार यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, मतलब लग रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो चलो एक तो हमारा ब्रह्मास्त्र खाली गया, दूसरा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, हमारे पास कई सारे हैं, दो तो है ही एटलीस्ट, तो दूसरा ब्रह्मास्त्र निकालते हैं ई। ई भी अगर आप देखो तो ई की इक्वेशन हम बना लेते हैं। अब लकीली यहां अपने को कोई धोखा नहीं होगा, ई की इक्वेशन देखना बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ई क्या होता था वो देख लेते हैं। ई होता था आपका v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव का मॉड ऊपर नीचे, और दूसरा भी ये ओब्लिक कोलिजन है, तो हम ये सारे वेलोसिटीज के नॉर्मल कंपोनेंट देखने वाले हैं। अब वैसे आप देखो कि ऑरेंज बॉल का कोलिजन इससे और इससे दोनों से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सिमेट्री है, तो आप कोई भी एक बॉल के साथ कोलिजन देख लोगे तो वही इक्वेशन आपकी दूसरे के साथ आएंगी। तो मैं लेफ्ट वाली बॉल के साथ ऑरेंज बॉल का कोलिजन देखने वाला हूं ना। देखते हैं अभी क्या इक्वेशंस लिखेंगे, लेट अस सी। देखो हमें सबसे पहले वेलोसिटीज को नॉर्मल के अलोंग रिजॉल्व करना है। तो अभी आप देखो u था, ये एंगल जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं इसको थीटा बोल देते हैं एक सेकंड के लिए। तो u का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये जो v2 है, इस v2 का भी ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा v2 cos थीटा। तो ऑरेंज वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के हमने नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट तो ले लिए। कौन बच गया? नीचे वाली जो लेफ्ट वाली बॉल है वो बच गई। तो इसको देखते हैं। अब ये v1 वेलोसिटी है इसकी, इस v1 का अपने को इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा v1 sin थीटा। लेट मी राइट दैट आल्सो। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है v1 का, ये हो जाएगा v1 sin थीटा। ठीक है, अब यहां तक तो अपना सामान रेडी है। अब आगे चलते हैं। ई आपको दिया था 0.5 लेटर से, ठीक है। अभी यू रिलेटिव डाल देते हैं। सबसे पहले तो इनिशियली ओनली ऑरेंज बॉल वाज मूविंग, तो यू का जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाता है यू cos थीटा, ठीक है। यू का ये वाला कंपोनेंट डाल दो, यू रिलेटिव में तो यही आएगा इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब वी रिलेटिव में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसमें से किसको माइनस करना है। यू कैन सी कि टक्कर के बाद ये v1 वाली वेलोसिटी ऐसे है और v2 वाली वेलोसिटी ऐसे, इन दोनों के कंपोनेंट्स लोगे तो ऐसे आएंगे। अब अगर वन डायमेंशनल कोलिजन टाइप्स में जाते हो, अगर मान लो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है टक्कर के बाद, तो ऑब्वियसली जो आगे वाली वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पीछे वाली वेलोसिटी, और आगे वाली वेलोसिटी कौन बना रहा है? v1 का कंपोनेंट है। तो देयरफॉर वही पुराना लॉजिक जो हमने 1D कोलिजन में देखा था उसके हिसाब से v1 sin थीटा इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू v2 cos थीटा। तो v1 sin थीटा माइनस v2 cos थीटा ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, मतलब हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र तो बिल्कुल निशाने पे लगा है, बढ़िया। हमें एक इक्वेशन तो डेफिनेटली मिल गई है। थोड़ा अच्छे से उसको लिख लेता हूं। तो यू विल हैव u cos थीटा
इज इक्वल टू 2v1 साइन थीटा माइनस 2v2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दो, ये सब तो चलो करते ही रहेंगे, तो u विल बी इक्वल टू 2v1 tan थीटा माइनस 2v2। ठीक है, लेट अस कॉल दिस नाइस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट वाईलाइट भी कर लेते हैं बढ़िया से। तो ये बन गई आपके पास कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अब आप देख लो, बहुत नाइंसाफी है वाला डायलॉग आने वाला है, बिकॉज यू कैन सी एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ये बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी है, ये तो काम नहीं चलेगा, एक इक्वेशन और चाहिएगी, और वो हम निकालते थे जनरली अपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से तो यार कुछ हाथ लग नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए, ऑप्शन क्या है अपने पास, एनर्जी कंजर्व कर नहीं सकते, न्यूटन्स लॉ लगाने का फायदा नहीं है, वहीं से हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन निकालते हैं। ई वाली इक्वेशन हमने यूज कर ली है, एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, दूर का ऑप्शन है लेकिन वही काम करेगा, एंड इफ यू हैव गेस्ड इट राइट देन इट्स टोटली अमेजिंग, वी आर गोइंग टू यूज इंपल्स हियर। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऐसे सिमेट्री विमेट्री हो जाती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप इंपल्स डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज जब कोलिजन होगा तो ऑरेंज वाली बॉल इन दोनों नीचे वाली बॉल्स को पुश करेगी, ये दोनों इसको वापस पुश करेंगी बाय द सेम फोर्स, और उस फोर्स का dt के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो इंटीग्रल करके इंपल्स आ जाएगी। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंपल्स लगेगी, उस इंपल्स को यूज करके हम और इक्वेशन बनाने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। तो देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी नहीं होगी, इनफैक्ट थोड़ी लेंदी तो चलो होगी, लेकिन जैसा अपन शायद एक्सपेक्ट करोगे कि यार 3 पार्टिकल है, मल्टीपल पार्टिकल हो तो पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम ही है। लेकिन इसके अंदर एक नया फीचर, थोड़ा सा नया फीचर, इनफैक्ट हम इंपल्स पहले भी लगा चुके हैं, थोड़ा सा नया फीचर वो इंपल्स का जरूर आएगा। तो अभी आगे देखो, इसके बाद अब मैं जरा थोड़ा सा ये रफ वर्क हटाता हूं, और अब इसके अंदर मैं आपको जरा इंपल्स मार्क करके दिखाता हूं। सी, जैसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते थे जब, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करते थे, उतनी ही सीरियसली हम यहाँ पे हर पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इंपल्सेस को ड्रॉ करेंगे। तो देखो, अभी इंपल्स ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ऑरेंज वाली बॉल ने नीचे वाली बॉल्स के ऊपर एक इंपल्स लगाई है आई और आई। नाउ नोट केयरफुली कि अब दोनों लेनी पड़ेंगी प्रॉपरली, बिकॉज ये दोनों का रिटर्न गिफ्ट भी आएगा अभी। तो ऊपर वाली बॉल ने दोनों के ऊपर इंपल्स लगाई है आई ईच, तो ये दोनों लेंगी बदला, और ये दोनों पलट के भी इंपल्स लगाएंगी दोनों बॉल्स नीचे इसके ऊपर। तो ये ऊपर वाली जो ऑरेंज बॉल है इसके ऊपर ये इंपल्स लगेगी ऐसे और ऐसे। ठीक है, एंगल आपने को पता ही है थीटा, इनफैक्ट ये थीटा की वैल्यू भी अब तक आप समझ ही गए होंगे, ये अपना वही पुराना 30 डिग्री का एंगल है जो भी पिछली एक आध प्रॉब्लम में आया था। यू कैन सी कि अगर तीनों बॉल्स के रेडियस बराबर है तो ये 2r है और ये r है, तो you can easily see that this angle will be r, sine of this angle will be r divided by 2r which will be half। तो थीटा आपका वही पुराना दोस्त 30 डिग्रीज है, लिख देता हूं चाहिए तो साइड में, इसको तो हम कभी भी यूज कर ही लेंगे। बट कमिंग बैक, हमने इंपल्स का डायग्राम बनाया है, और इंपल्स से डरने की कोई जरूरत नहीं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्या हो गया, इंपल्स कहां से निकाल ली हमने आपने, और हमें तो लाइक व्हाटएवर। सो इंपल्स से डरने की कोई जरूरत नहीं, इंपल्स इज वेरी इजी। एक बार अगर आप इसे सही तरीके से 2-3 एग्जांपल्स में देख लोगे तो 100% इंपल्स का आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा, मास्टरी हो जाएगी, और बड़े आराम से आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे जो ज्यादातर बच्चे जहां अटक जाते हैं, बड़ी आराम से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे अगर ये सिंपल से आइडिया को बिना डरे समझ लेते हो। तो देखो क्या चीज है, जैसे एफबीडी बनता है वैसे ही इंपल्स का हम डायग्राम बना देते हैं ऐसे। अब आप देखो, हम सबसे पहले लेट अस से कि नीचे वाले एक पार्टिकल को भी पकड़ते हैं, इस वाले को। यू विल सी कि इसके ऊपर, इस पार्टिकल को मैं जरा थोड़ा अलग से बनाता हूं, अगर इस पार्टिकल के ऊपर एक इंपल्स तो लगाई है, ये वाली जो फिगर में हमने दिखाई है एक इंपल्स तो लग रही है इसके ऊपर, ये वाली जो ऊपर वाले ऑरेंज बॉल ने इसके ऊपर लगाई है। बाकी अगर देखो तो इसके ऊपर एक इंपल्स यहां से भी लगी है, थ्रेड ने लगाई है, इंपल्स ऑफ टेंशन। सी, ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आपके ऊपर टेंशन फोर्स लगाएगा, और ये टेंशन फोर्स की भी सडन लार्ज वैल्यू कुछ होगी जो अपनी इस वाली इंपल्स के वर्टिकल कंपोनेंट को तो काट देगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखो कि कोलिजन के बाद ये वाला पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जाता है,
तो इसका मतलब है कि इस वाली इंपल्स के वर्टिकल कंपोनेंट को किसी ने तो काटा होगा, और वो कौन काटेगा? थ्रेड का इंपल्स काटेगा, ये बात है। ऑल्दो थ्रेड का इंपल्स निकालने को बोल नहीं रहे, तो हमें इतना सब मार्किंग करने की जरूरत नहीं थी वैसे एग्जाम में, लेकिन ठीक है, पहला प्रॉब्लम में अपना इस टाइप को तो देख लेते हैं। तो अपना जो इंपल्स था आई, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आई साइन थीटा, ये बस लगेगा, और ये अपने इस वाले बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और याद करो, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी हमारी, ये वाली वेलोसिटी थी v1, तो v1 साइन थीटा। तो नीचे जो लेफ्ट वाली बॉल है, इसके लिए इंपल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी आई साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज v1 साइन थीटा। तो बढ़िया है, यू विल सी कि ये साइन थीटा भी कट जाएगा, तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी, I इज इक्वल टू mv1, कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब एक समस्या भी खड़ी हो गई है। इंपल्स का यूज करने से हमें एक इक्वेशन तो एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन अगर एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मिली है तो एक वेरिएबल भी एक्स्ट्रा आ गया। यू कैन सी दैट I इज ऑल्सो अ वेरिएबल हियर। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हमें एक इक्वेशन और मिलने का भी रास्ता खुल गया, बिकॉज जैसे हम इसके ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम ऊपर वाली जो ऑरेंज बॉल है इसके ऊपर भी हम डेफिनेटली इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं, और हम जरूर लगाएंगे। तो अब फाइनली ऊपर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, और जो ऑरेंज बॉल है इसके ऊपर जरा एक बार इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं। सी, ऊपर वाली बॉल के लिए अगर आप देखो तो इसके ऊपर जो नेट इंपल्स लग रही है ये हो जाएगी आपकी 2i cos थीटा, और हमें पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी बचती है खाली v2। ये वेलोसिटीज है, ठीक है। तो अब आप देख लो, ध्यान रखना कि इंपल्स उतनी ही वेक्टर क्वांटिटी होती है जितना फोर्स होता है। तो जब आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओगे तो आपको डायरेक्शन या प्लस माइनस साइन का बड़ा खास ख्याल रखना होगा। तो यहां पे आप देखो, सिंस ऑल दीज वेलोसिटीज आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जब मैं ऊपर वाले पार्टिकल के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहा हूं तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, फाइनल मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इंपल्स आपकी फॉर्मूले में जब रखोगे तो -2i cos थीटा रखनी होगी। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसको लेके। तो देखो, इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स की जगह आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंपल्स है -2i cos थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो ये है v2, इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो ये थी आपकी u। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन बनी है, नाउ लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज आवर थर्ड इक्वेशन। ये आपकी एक बन गई है तीसरी इक्वेशन, एंड यू कैन सी कि अब हमने बिल्कुल 100% काम कर लिया है अपना। तो 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो नाइंसाफी वाला तो केस बन ही नहीं रहा है, इसमें सब बिल्कुल बढ़िया है। अब इसमें आपको आई की जरूरत नहीं है। आई तो हमने खाली बीच में इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज आई हमने खाली इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि इसकी वेलोसिटी में कितना रिडक्शन हो रहा है और इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उनको रिलेट करने के लिए बस हमने आई को बीच में यूज किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई का कोई यूज है नहीं। तो अब यहां पे से आई की वैल्यू उठा के इधर डाल दो तो इंपल्स एलिमिनेट हो जाएगा, और सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बचेंगे जो आप 100% सॉल्व कर सकते हो। और याद रखना, थीटा था आपका 30 डिग्रीज। तो ये कर करा के फाइनली इक्वेशंस आपकी सॉल्व हो जाएंगे और प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। सो यू कैन इजीली सी कि चाहे 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, 10 पार्टिकल हो, 1 डायमेंशनल कोलिजन हो, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो, अगर कोर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोर कंसेप्ट के साथ साथ कुछ बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि वो कब, कहां और कैसे लगेंगी। अब जैसे ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें रफली आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में इंपल्स वगैरह का यूज कर लोगे तो बेटर रहेगा। मैं आपको भी इसी तरह की एक आध प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करवाता हूं, और उसमें भी अपन देखेंगे कि इंपल्स लगेगी या नहीं लगेगी। थोड़ा सा आपको भी सोचना है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा, फिर आपको वही वीडियो पॉज करने को बोलूंगा, और ये आपको सोचना है कि उसमें इंपल्स लगाएंगे या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में घुमानी है, उसके बाद फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उस सॉल्यूशन को आपको ऑब्जर्व करना है। सो लेट मी टेक यू टू अनदर प्रॉब्लम। सी, अब ये प्रॉब्लम आप देखो, इस प्रॉब्लम में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है।
जो पिछली प्रॉब्लम थी उसी में से जो दूसरा सिंपल पेंडुलम था यहां से उसको गायब कर दिया है। ये सिचुएशन है कि एक है सिंपल पेंडुलम, उसमें जो बॉब था या जो बॉल थी उसी के आइडेंटिकल एक ऑरेंज कलर की बॉल है यहाँ पे, और उसको मैं ऐसे ड्रॉप करता हूं कि ये बस थ्रेड के साथ स्लाइड करते करते आती है और उसको हिट कर देती है नीचे वाले पार्टिकल को। तो यू कैन सी कि कुछ इस तरीके से बॉल आ रही है और दोनों के बीच में थोड़ी देर बाद कोलिजन हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी, इसको अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि अगर एक बॉल हमने सिंपल पेंडुलम की टांग रखी है, दूसरे को गिराते हो स्टील बॉल से मान लो सपोज, तो ये नीचे आएगी टकरा के, ये वाली बॉल तो ऐसे चली जाएगी ऑरेंज वाली, और जो सिंपल पेंडुलम है वो थोड़ा सा ऐसे स्विंग करने लगेगा। सी अगर ये थ्रेड नहीं होता तो टक्कर के बाद शायद ये रेड वाली बॉल कुछ ऐसे जाती, लेकिन यू नो वेरी वेल कि इसमें इंपल्स लग रहा है, ये टेंशन वेंशन है, इसका इंपल्स लग रहा है, तो इस इंपल्स की वजह से अगर आप देखोगे तो ये बॉल हॉरिजॉन्टली जाएगी और टक्कर के बाद ये ऑरेंज वाली बॉल कुछ इस तरीके से उछल के जाने वाली है और ये आपकी ऐसे जाएगी जो अल्टीमेटली स्विंग होगा। तो हमारा टास्क वही पुराना है कि ई दिया है, मासेस दिए हैं, रेडियस दिया है, सब कुछ दिया है आपको, टक्कर के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी ये हमें अभी निकालना है। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं ये वेलोसिटीज कितनी आएंगी। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। सी कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज में मैंने थोड़ी बहुत लाइंस वाइंस बना रखी हैं विच आई नॉर्मली डू। सी हमें ये दिया था कि टक्कर के जस्ट पहले ऑरेंज वाली बॉल की जो वेलोसिटी थी ये थी आपकी यू, ये टक्कर के जस्ट पहले ऑरेंज वाली बॉल की वेलोसिटी थी। ई आपको दिया है, लेट्स से हाफ हाफ जो भी चाहिए वो मान लेते हैं। और यहां पे भी आप देख लो कि ये जो एंगल होगा ये तो अपना पुराना दोस्त हो गया, ये एंगल आपका वही थीटा जो है ये 30 डिग्रीज आएगा बाय द ओल्ड लॉजिक। अब टक्कर के पहले जो सिचुएशन थी वो मैंने अभी फिगर में आपको बना रखी है, टक्कर के बाद जो होगा वो मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। सी टक्कर के बाद अपने को पता है कि ये जो नीचे वाला पार्टिकल है इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी लेट अस से v1। और अब जो ऑरेंज वाला बॉल है इसका वेलोसिटी देखना, इसका वेलोसिटी बड़े केयरफुली मार्क करना है। सी अब की बार देखो कि वो सिमेट्री नहीं है, अब की बार ऐसा नहीं है कि ऑरेंज वाली बॉल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सिमेट्री है। हमें पता है कि अगर कोलिजन खाली ऐसे एक साइड से हो रहा है इधर से, तो जैसे ही टक्कर होगी वैसे ही ऑरेंज बॉल के ऊपर एक बढ़िया सी बड़ा सा फोर्स और इंपल्स लगेगा ऐसे, और इसकी वजह से ये ऑरेंज बॉल हमें पता है कि ये कुछ ऐसे जाएगी। मतलब ये तो क्लियर है कि टक्कर के बाद ऑरेंज बॉल की वेलोसिटी खाली वर्टिकल नहीं रहेगी, देयर विल बी सम मोर कॉम्प्लेक्सिटी देयर। तो देखो एक काम करते हैं, ज्यादा कुछ इधर उधर करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि जब दोनों पार्टिकल्स के बीच में टक्कर होगी तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा ऐसे। तो नॉर्मल रिएक्शन इफ यू रिमेंबर हम इसको जनरली अपना एक्स डायरेक्शन मान लेते थे, तो एक्स वाली वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएंगी दोनों पार्टिकल की, वाई वाली सेम रहेंगी। तो हमारी जो पुरानी चीज थी कि वेलोसिटी को हम एक्स और वाई या नॉर्मल के पैरेलल और टेंजेंट के पैरेलल रिजॉल्व करते थे, वो एटलीस्ट चलो कर लेते हैं। तो ये जो u है इस u को मैं थोड़ा सा रिजॉल्व करता हूं। देखो ये जो u है इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा और ये हो जाएगा आपका u sin थीटा। ठीक है, तो टक्कर के जस्ट पहले अगर आप देखो तो इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी इस तरीके से, सॉरी ऊपर वाले ऑरेंज वाली बॉल की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट इस तरह से हैं, और टक्कर के दौरान अगर इसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो नोट वेरी केयरफुली कि नॉर्मल रिएक्शन इस u cos थीटा को चेंज करेगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके डायरेक्शन को उलट देगा और मैग्नीट्यूड कुछ हो जाएगा वैल्यू जिसको हम v2 बोल देंगे। तो टक्कर के जस्ट बाद अपना जो ऑरेंज वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2, ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा ही रहेगा, और नीचे वाली बॉल की वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, उसका कोई कंपोनेंट अभी तक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड इट विल बी v1। ठीक है, तो लुक वेरी वेरी केयरफुली, टक्कर के पहले जो चीज थी वो ये वेलोसिटी थी और उसके ये कंपोनेंट्स थे, और टक्कर के बाद जो वेलोसिटीज आ गई हैं वो आपकी ये दोनों तो अननोन है, और ये भी टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी है लेकिन इसकी वैल्यू हमारी नोन वैल्यू है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। तो घुमा फिरा के वेरिएबल्स अगर आप काउंट करोगे तो अभी तक दो वेरिएबल्स आए हैं v1 और v2, मोस्ट प्रोबेबली एक और अभी वेरिएबल आएगा इंपल्स, बिकॉज यहां पे भी आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम अगेन कंजर्व करने का कुछ ज्यादा
बनेगा नहीं, इनफैक्ट बन जाएगा, चलो इनफैक्ट बन जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चाहो तो बिल्कुल लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, बिकॉज थ्रेड का जो इंपल्स लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, एमजी भी जितने हैं वो सब वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। तो इन दोनों पार्टिकल्स की टोटल अगर आप मिला के देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब कुछ कैंसिल होगा। तो यस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी बार हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान रखना कि आप इंपल्स भी अगर लगाना चाहो तो आई के टर्म्स में भी इक्वेशन लिख सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं इसको लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करने वाला हूं। तो आगे का प्लान हमारा ये कि हम इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे ई की मदद से और दूसरी इक्वेशन बनाने वाले हैं लीनियर मोमेंटम की मदद से, और इन दोनों को यूज करके हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ई की इक्वेशन लिखता हूं, वही है पुरानी चीज, ई इक्वल टू वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव। नॉर्मल कंपोनेंट लेने हैं, ये हमें पता ही है तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप देखो ई का वैल्यू है हाफ, अभी पहले तो जरा यू रिलेटिव लिख देते हैं। इनिशियली तो खाली ये वाली वेलोसिटी थी जिसका ये वाला कंपोनेंट था, तो यू रिलेटिव तो आसानी है, इट विल बी सिंपली यू कॉस थीटा, इजी। वी रिलेटिव थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज वी रिलेटिव में भी यू हैव टू बी केयरफुल कि हमें नॉर्मल कंपोनेंट लेने हैं। टक्कर के बाद अगर आप देखो तो नीचे वाले बॉल की वेलोसिटी है v1। अब v1 का नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखो, नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा v1 sin थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा v1 sin थीटा। और v2 तो पूरा का पूरा नॉर्मल के अलोंग ही है, तो आप देख लो टक्कर के बाद v2 पूरा का पूरा ऐसे है और v1 sin थीटा आपका इस तरीके से है, तो देयरफॉर दोनों ऑपोजिट है तो दोनों ऐड होंगे, तो देयरफॉर इट विल बी v2 प्लस v1 sin थीटा, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। लेट्स जस्ट कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। थीटा ध्यान रखना 30 डिग्रीज है इस कैलकुलेशन में, तो ई की मदद से तो हमने एक इक्वेशन आराम से बना ली। अब दूसरी इक्वेशन हमारा प्लान है कि हम लीनियर मोमेंटम से बना लेंगे। तो देखते हैं लीनियर मोमेंटम से कैसे बनाएंगे इक्वेशन। देखो सबसे पहली चीज इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखो, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो था बिकॉज द बॉल वाज ट्रैवलिंग वर्टिकली। और फाइनल लीनियर मोमेंटम देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। अब आप देखो फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा केयरफुली देखना। सी फाइनल लीनियर मोमेंटम में आप देख लो, हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं सपोज, तो आप देखो कि फाइनल वेलोसिटीज हैं कौन कौन सी वो देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है और तीसरी चीज ये है। ये तीनों जो मैंने ग्रीन कलर से एनसर्कल करी है ये फाइनल वेलोसिटीज हैं अलग अलग। तो इनके कंट्रीब्यूशन हमको लेने हैं किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्टिकल से शुरू करते हैं। ऊपर वाली पार्टिकल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये दोनों लीनियर मोमेंटम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। नोट केयरफुली कि ये एंगल है आपका थीटा, तो जो u sin थीटा है, u sin थीटा का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट लिख लो। तो u sin थीटा मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। u sin थीटा का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन होगा ये हो जाएगा u sin थीटा का कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया u sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप देखो दूसरा था v2 का भी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका v2 sin थीटा, ठीक है। तो देख लो आप, हमें मिल गया है, हमें ये पता था कि ये जो ऑरेंज वाली बॉल है टक्कर के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी के ये टैंजेंशियल और ये नॉर्मल कंपोनेंट है। वैसे तो वी आर जनरली वेरी हैप्पी विद टैंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, लेकिन हर जगह टैंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट रखने की जरूरत नहीं है। जनरली वैसे तो जनरली वी आर वेरी हैप्पी विद टैंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना था, तो इन दोनों का हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन लिया है। और ये वेलोसिटी के अंदर मैं मास और मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब आप देख लो m मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपका हॉरिजॉन्टल लीनियर मोमेंटम हो जाता है किसका, ऑरेंज वाले पार्टिकल का जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा आप देखो कि ये आसान है, नीचे वाली बॉल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नीचे वाली बॉल की तो टोटल वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है।
माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय v1, सिंपल। तो अब आप देख लो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो ये दोनों मोमेंटम है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसको चीज को आप जीरो से इक्वेट कर दो, मास वास कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, मास तो चलो कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस v2 साइन थीटा। कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। और अब आप देख लो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ये दो इक्वेशंस है। आराम से इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आपको v1 v2 की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी। और छोटा सा एक और होमवर्क भी, एक तो ऑब्वियसली ये तो होमवर्क रहता है, ये कि आप इन दोनों को होमवर्क नहीं, इनफैक्ट क्लास वर्क बोलना चाहिए। ये तो आपको अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, जो थोड़े से फिजिक्स में और इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए एक टास्क नंबर 2 भी है कि सेम प्रॉब्लम को आप लीनियर मोमेंटम वाले तरीके से मत सॉल्व करो। ये वाली इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इसमें जरा एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आप इसमें इंपल्स लगा के आप इक्वेशन लिख लो। बिकॉज सी हमने देखा था कि पिछले प्रॉब्लम में बिना इंपल्स के होता ही नहीं सॉल्व प्रॉब्लम, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिसमें इंपल्स लगानी ही पड़ेगी, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपकी इंपल्स की भी होनी चाहिए। तो देयरफॉर यहां पे एक बार आंसर निकाल के आप रख लो और उसके बाद इंपल्स से भी इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और वहां से भी अगर आप आंसर निकाल के मैच कर लेते हो, देन आई विल से दैट यू आर अ ट्रू लवर ऑफ फिजिक्स और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो देयरफॉर ये सारे के सारे टास्क कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, और उसके बाद हम आगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। चलो और आगे चलते हैं, एंड नाउ लेट मी शो यू अनदर नाइस एग्जांपल। सी अब अपन फुल फ्लेजेड मान लो बिलियर्ड्स के प्लेयर बन गए हैं, और सिनेरियो ये है कि बिलियर्ड्स की एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये जो फिगर मैंने बनाई है, ये मान लो ऊपर से अपन देख रहे हैं, टॉप व्यू है मान लो सपोज, तो ये बिलियर्ड्स की एक टेबल है। इसके ऊपर अभी सिनेरियो ये है कि एक ऑरेंज और एक ग्रीन, दो बॉल्स बिल्कुल ऐसे टच करते हुए रखी है इस तरीके से। ये जो लाइन है इसको आप हॉरिजॉन्टल या इसको चाहिए तो एक्स एक्सिस मान लो। दो बॉल्स रखी थी इस तरीके से, और आपने क्या किया है, आपने एक तीसरी बॉल को ऐसे भेजा, रेड कलर की बॉल है, इसको आपने ऐसे भेजा है, ये आएगी विद स्पीड u, और उसके बाद ये ऑरेंज वाली बॉल को हिट करने वाली है। एंगल वैंगल जो होगा वो सब मैं आपको दे दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये सिनेरियो है। अब हमें निकालना है कि टक्कर के जस्ट बाद, ध्यान से देखना, टक्कर के जस्ट बाद तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी 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 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल जस्ट आफ्टर कोलिजन। ई मान लो सपोज आपको गिवन है, अभी हाफ लिख देता हूं, बाकी कैलकुलेशन के लिए चाहिए होगा तो 1 1 मान लेंगे, थोड़ा आसान हो जाते हैं कैलकुलेशंस, या चलो 1 ही मान लेते हैं, बिकॉज जो कंसेप्ट मैं आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू बताने वाला हूं वो कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम e इक्वल टू 1 मान लेते हैं, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू फोकस ऑन दी कंसेप्ट। तो e इक्वल टू 1 है, मासेस आपको दिए हैं m ईच, और ये एंगल एक देना होगा यहाँ पे, तो ये मैं आपको एंगल दे देता हूं। ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ब्लू कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये 37 डिग्रीज दे देते हैं, थीटा से डिनोट कर देते हैं। मान लो ये सिनेरियो है, हमें निकालना है कि टक्कर के जस्ट बाद इन पार्टिकल्स की कितनी कितनी वेलोसिटी है। अब आप देखो, जैसे इफ यू रिमेंबर वन डायमेंशनल कोलिजन में भी हमने एक प्रॉब्लम देखी थी, जिनको मैंने थोड़ा बहुत बोला था कि न्यूटन्स क्रेडल टाइप की प्रॉब्लम होती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी। इफ यू रिमेंबर कि मान लो सपोज मेरे पास 2-3 बॉल्स रखी हैं इस तरीके से स्टील की, और एक बॉल इधर से आती है, सब बॉल्स आइडेंटिकल है, एक बॉल इधर से आती है विद अ स्पीड u, टक्कर होती है, और हमने देखा था कि बॉल्स के बीच में ऐसा कुछ खास गैप नहीं है, शार्प कोलिजन होता है, और हमने देखा था कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रॉब्लम के अंदर ये लिखा हो या ना लिखा हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के कोलिजन्स में, मल्टीपल पार्टिकल्स के इस तरह के कोलिजन्स में आपको एक के बाद एक कोलिजन अलग अलग लेना है। मतलब हमने देखा था कि जब 1 और 2 का कोलिजन ले रहे हो तो 3 और 4 को भूल जाओ। मतलब आपको ये मानना है कि सबसे पहले 1 और 2 का कोलिजन होता है, और जब तक 2 मूव नहीं करेगा तब तक 2 और 3, मतलब 3 और 4 को पता नहीं चलेगा। इनका कोलिजन लो, इनके कोलिजन के बाद अगला स्टेप होगा इनका कोलिजन लो, फिर उसका अगला स्टेप होगा इनका कोलिजन लो। बिकॉज हमने देखा था कि इस तरह के कोलिजन में वैसे तो अगर आपको ये मेंशन नहीं है क्लियरली कि कोलिजन एक के बाद एक लेने, एक एक करके पेयर्स लेने हैं, ये अगर मेंशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। जेई लेवल पे तो डेफिनेटली सॉल्वेबल नहीं है, बिकॉज
फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको ये नहीं पता कि आप m और 3m का कोलिजन देख रहे हो या m और m और 2m का कोलिजन देख रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसका कोई आंसर नहीं निकलता है। तो ये चीज आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि ये कोलिजन शार्प है, और शार्प कई बार वर्ड ये लोग मेंशन कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको एक एक करके कोलिजन लेने हैं। तो वही चीज अपन यहां पे भी रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारी गाइड्स में, इनफैक्ट ज्यादातर लोकल गाइड्स में ये चीज मेंशन ही नहीं करते हैं। वो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, या वो बस अपने आप इमेजिन कर लेता है स्टूडेंट कि हमें एक एक करके कोलिजन लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये गिवन होना चाहिए, या चलो चाहे तो ये दे सकते हैं कि इन स्फीयर्स के बीच में छोटे छोटे गैप है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे हल्का सा गैप छूट ही गया है, तो अगर हल्का हल्का गैप होगा तो फिर आप बोल सकते हो कि सबके अलग अलग कोलिजन्स हो रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जो हम एजम्पशन करते थे, वही एजम्पशन हम ओब्लिक कोलिजन में भी लेके चलेंगे। और इस एजम्पशन को मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जस्टिफाई हम करने वाले भी नहीं है। रियल लाइफ में ये कई बार लगता है, नहीं लगता है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हो रहा है, बिकॉज इसके बिना जेई लेवल की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगे नहीं, जेई लेवल पे एटलीस्ट प्रॉब्लम्स अटक जाएंगी। तो चलो खैर, इस बारे में काफी बात हो गई है, पहले भी करी थी, अभी भी हो गई है। नाउ लेट मी गो अहेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो, अब जैसे ही आप ये एजम्पशन कर लेते हो वैसे ही आपकी लाइफ सेट है बिल्कुल, बिकॉज फिर आप देख लो आसान हो गया है काम। बिकॉज जब आप 1 और 2 का कोलिजन देख रहे हो तब आपको 3 के बारे में नहीं सोचना है, तो ग्रीन मॉल को भूल जाओ। और अगर आपको मैंने मासेस आइडेंटिकल दे दिए हैं, ई का वैल्यू 1 दे दिया है, तब तो आप देख लो वो अपने 1D कोलिजन के सारे आइडियाज तो लग ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रिजॉल्व करेंगे। यू कैन सी कि u का अगर आप कंपोनेंट लेते हो तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका u cos 37 बोले तो 4/5, और u का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u इंटू साइन 37 विच इज लाइक 3u/4, ये हो जाएगा 4u/5। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए रेड वाले स्फीयर के। और हमें पता है कि अगर ग्रीन वाला स्फीयर नहीं है, एक एक करके कोलिजन हो रहा है अगर मान लो, तो ऑरेंज और रेड के बीच में खाली कोलिजन हो रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये ऑरेंज वाले को पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो जब पहला कोलिजन होगा बिटवीन रेड एंड ऑरेंज, इसके जस्ट बाद अगर आप देखो तो रेड को ये वाली वेलोसिटी बचेगी रेड के पास, ये वाली वेलोसिटी रेड पूरी तरीके से ऑरेंज वाले को दे देगा। तो लेट मी ड्रॉ another small figure here at the bottom। पहले टक्कर के जस्ट बाद देखो, अगर मैं थोड़ा पार्टिकल्स को दूर दूर बना रहा हूं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, तो पहले टक्कर के जस्ट बाद अगर आप देखो तो ऑरेंज वाले स्फीयर की वेलोसिटी हो जाएगी 4u/5, और रेड अपने डायरेक्शन में चला जाएगा 3u/5। सब इसके बाद रेड का किस्सा तो खत्म हो गया, अब कोलिजन होगा इसके बाद ऑरेंज और ग्रीन का। और ये भी आसान है, बिकॉज अब आप देख लो कि अगर ऑरेंज और ग्रीन का कोलिजन हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऑरेंज कितनी वेलोसिटी से आता है, 4u/5 की वेलोसिटी से आता है, और इस वेलोसिटी का अगर आप ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ले लो तो यू नो वेरी वेल कि ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो एक तरह से यू कैन काइंड ऑफ से कंजर्व हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक्सचेंज हो जाएगा, बिकॉज यहां पे भी m1 इक्वल टू m2 एंड इक्वल टू 1 है। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है ये ग्रीन वाले को दे देगा। तो अब मैं आगे फिगर बनाता हूं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। यू विल सी 4u/5 को अगर आप रिजॉल्व करो ऐसे, ठीक है, ये एंगल भी आप देख लो, तो ये हो जाएगा 4u/5 का cos 37 वाला कंपोनेंट, 4u/5 का sin 37 वाला कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं, तो आपको मिल जाएगा 16u/25 और 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12u/25। इसके साथ साथ जो हमारा रेड वाला स्फीयर था उसको बनाने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज वो तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं उसके ऊपर, लेकिन ये अपना मजे से 3u/5 से जा ही रहा है। और अब आप देख लो यहां पे जो ग्रीन वाला स्फीयर है, ये ग्रीन वाला स्फीयर है और ये ऑरेंज वाला स्फीयर। अब इन दोनों का कोलिजन होगा, और अगर इन दोनों का कोलिजन होगा तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये अपना ग्रीन वाला स्फीयर ले जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी मैं उठा के किसको दे देता हूं,
ये वाली वेलोसिटी उठा के मैं ग्रीन वाले को दे देता हूं, और तो फाइनली यू कैन से कि ये वाली वेलोसिटीज आ जाएंगी, द वंस दैट यू कैन सी इन द फिगर। ये आपके पास सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी, सब दो कोलिजन होंगे अलग अलग, और ये दोनों कोलिजन होने के बाद फाइनली अगर आप देखोगे तो रेड वाला स्फीयर विल बी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3u/5 इन दिस डायरेक्शन। जो ऑरेंज वाला स्फीयर होगा इसकी स्पीड हो जाएगी 12u/25 इन काइंड ऑफ लाइक वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रीन वाले की स्पीड होगी और ये होगी 16u/25। सो फाइनली आफ्टर एवरीथिंग दीज विल बी द वेलोसिटीज। बट अगेन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, इस तरह के और कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन काम की बात यह है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में जेई लेवल पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर मेंशन्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एज्यूम कर लेना है कि सारे कोलिजन आपको 1 बाय 1 देखने हैं। एक कोलिजन इधर हुआ, इसका जो रिजल्ट आया वो इधर गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये भी ध्यान से देखना कि बहुत सारे जो हमारे पिछले प्रॉब्लम्स थे उनमें ये काम मत करना। जैसे अब जो हमारा पिछला प्रॉब्लम था ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रॉब्लम था, अब इसमें भी कई बार एक बच्चे शॉर्टकट टाइप का लगाने की कोशिश करते हैं सर ठीक है इसमें भी हम एक काम करेंगे ना, थ्रेड को भूल जाएंगे। मैं कहता हूं ठीक है भूल जाओ। कहते हैं ठीक है सर, अगर आप थ्रेड को भूल जाओगे तो फिर क्या होगा कि ये वाली जो वेलोसिटी u है, इस u का कॉस कंपोनेंट इसको मिल जाएगा, और u के कॉस कंपोनेंट को आप फिर से रिजॉल्व कर लो तो u cos थीटा का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको इंपल्स काट देगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर्वाइव कर जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम को आप 2 स्टेप में मत करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को कि थ्रेड को नेग्लेक्ट करके पहले कोलिजन लेके इसकी वेलोसिटी निकाल लो और उसके वर्टिकल कंपोनेंट को और थ्रेड काट देगा। ये सब करके देख लेना चाहे तो बहुत कॉमन एरर है, ये बच्चे करते हैं कई बार, बिकॉज ये आइडिया नेचुरल है, ये आइडिया आता ही आता है, लेकिन आप करके देखना इससे चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं करना। या जैसे आप देखो बहुत पहले हमने एक इस तरह का भी क्वेश्चन देखा था कि एक इंक्लाइन प्लेन था और इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर सकता है। यहाँ पे पार्टिकल को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद हमें निकालना था कि इंक्लाइन की कितनी वेलोसिटी होगी, पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चला जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी बच्चे कई बार कहते हैं सर ग्राउंड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है कर दो। फिर कहते हैं कि सर ग्राउंड को नेग्लेक्ट करने के बाद जब ये टक्कर होगी तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इंक्लाइन प्लेन को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, और इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ग्राउंड काट देगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरवाइव कर जाएगा। ये सारी बातें ठीक नहीं है, बिकॉज इसमें भी अगर आप ये 2 स्टेप में करने की कोशिश करते हो तो आप करके देख लेना, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये जो मैं बोल रहा हूं कि जैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स में मैं बोल रहा हूं कि एक एक करके कोलिजन लेना, ये मल्टीपल पार्टिकल में बिलियर्ड्स बॉल टाइप की, कैरम बोर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स है या न्यूटन्स क्रेडल टाइप की प्रॉब्लम्स है, उनमें ये चीज आप बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट पुरानी जो थ्रेड वर्ड वाली प्रॉब्लम्स थी उनको आप अननेसेसरली 2 स्टेप में बिल्कुल नहीं तोड़ोगे। तो देयरफॉर नाउ वी कैन सी कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कौन से कोलिजन्स वाले, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे वो ओब्लिक कोलिजन हो या फिक्स्ड सरफेसेस से कोलिजन हो, ये सारे के सारे कोलिजन वाले प्रॉब्लम्स आप इस तरीके से टैकल कर लोगे। फर्दर ध्यान रखना कि हमने अभी फ्रिक्शन का रोल पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया है। लास्ट में, बिल्कुल अभी लास्ट में, जब अपना न्यूटन्स आपका ये इंपल्स मोमेंटम वाला चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा, इसके एंड में बिल्कुल मैं एक सेक्शन एडवांस प्लस वाला जो पार्ट लूंगा, उसमें मैं फ्रिक्शन की भी इंपल्सेस वगैरह का क्या रोल होता है उसको डिस्कस करूंगा। बट जितने भी फ्रिक्शनलेस कोलिजन है आपके कोर्स में, उनको हमने यहां तक पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और देखेंगे कि कोलिजन्स के बाद और क्या एप्लीकेशंस होती हैं इंपल्स एंड मोमेंटम की।